हे गाइस, मैं लेके आ गया अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। माफी चाहता हूँ, सॉरी, पिछले वीडियो में माइक ऑफ हो चुका था, इसलिए इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो पिछले वीडियो में भी किए हैं और जो नए भी है, जो कवर नहीं हुआ था वो भी कवर करेंगे और नए से नए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और पुराने क्वेश्चन को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, माफी चाहता हूँ पिछले वीडियो के लिए। स्टार्ट करेंगे, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, जोश और फोकस के साथ स्टार्ट करेंगे क्या हमारा ये नया इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Cl बॉन्ड इन Cl2 is 242 किलोजूल पर मोल. The longest wavelength of light capable of breaking a single Cl bond is. ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी लिया है, पिछले वन शॉट एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी है। अगर आपने ये सॉल्व किया है तो आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, और नहीं किया है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें क्या पता है? हमें ये पता है भैया कि कोई भी एनर्जी जो मिल रही है, जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया है लाइट, है ना। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि वो रेडिएशन जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रे। जहां पर रे जा रही है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों परपेंडिकुलरली ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्स नो मीडियम। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, गैस, लिक्विड, सॉलिड टाइप का मीडियम चाहिए, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। अच्छा, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे यूवी रेज, लाइट, विजिबल लाइट, जो भी कलर हम देख रहे हैं, जो भी लाइट हम देख रहे हैं, वो सब क्या है? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सारी और बहुत सारी वेव्स, ये सारी एग्जांपल है किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो हर एक लाइट जो आप देख पा रहे हैं, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, येलो कलर, रेड कलर, वो सारी लाइट अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इन सारे लाइट, इन सारे कलर की लाइट्स को मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। हुआ क्लियर? ठीक है, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी एमिट करती है तो वो एनर्जी हमेशा फोटॉन के फॉर्म में एमिट करती है। कैसे करेगी? फोटॉन के फॉर्म में। फोटॉन क्या होता है? फोटॉन एक पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, एक डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है फोटॉन। मतलब अगर आप बोलते हैं कि एक चॉकलेट्स कैसे होते हैं? पैकेट्स में होते हैं, वैसे ही एनर्जी भी फोटॉन के फॉर्म में पैकेट में होती है। चॉकलेट जैसे एक पैकेट में हमें पता है इतना ही चॉकलेट होगा, 10 ग्राम चॉकलेट होगा, 20 ग्राम चॉकलेट होगा, वैसे ही सेम फोटॉन में भी हमें पता होता है कि इसमें एनर्जी E equals h nu है ना। At a time, in 1 second, millions of photon इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है ना। और वो हर एक फोटॉन की एनर्जी होती है E equals h nu, जिसमें कि आपका h है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.64 into 10⁻³ जूल सेकेंड। ये है आपके प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू। और जो न्यू है वो है भैया फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी किसकी? जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये फोटॉन है। अगर ये फोटॉन यूवी रेज का है तो किस चीज की फ्रीक्वेंसी? यूवी रेज की फ्रीक्वेंसी। अगर ये फोटोन रेड लाइट का है तो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी, है ना। ओके, और ये फ्रीक्वेंसी ही क्या होती है? c/λ, जिसमें c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट,
लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना? कौन से लाइट की? जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, फोटोन की हम स्टडी कर रहे हैं, उसी की वेवलेंथ और उसी की फ्रीक्वेंसी। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हुआ क्लियर? ओके, यानी कि मैं एनर्जी ऑफ फोटोन E = hc बाय लैम्बडा लिख सकता हूं, है ना? अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट है जूल, है ना? और एक होता है इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या होता है भैया? इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट भी एक जूल जैसा यूनिट है ना? अच्छा, कैसे? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कुछ समझ में आया? नहीं? ओके, एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी एक टाइप का फॉर्मूला है एनर्जी का। ओके, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अगर चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन हो, है ना, किसी फील्ड में आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है, तो क्या करोगे? चार्ज किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। ओके, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, E लिखेंगे उसके लिए भी। ओके, और अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका और हमारा ये इलेक्ट्रॉन अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट में घूम रहा होगा या ट्रैवल कर रहा होगा, तो इसकी एनर्जी होगी कितनी? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। और अगर सेम इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी एनर्जी होगी 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। सिंपल सा यूनिट है ना? अच्छा, पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि भैया 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रैवल कर रहा है, तो उस पे एनर्जी कितनी हुई? उस इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर एनर्जी होगी 1.6 × 10⁻⁹ जूल, जो कि है कितनी? 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? इलेक्ट्रोवोल्ट भी एक यूनिट है किसका? एनर्जी का, जैसे जूल होता है ना? ओके, एक सिंपल सा फॉर्मूला बन के आता है यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ फोटोन E = अगर आपके क्वेश्चन में वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम यूनिट में गिवन है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम क्या होता है? देखते हैं। एंगस्ट्रॉम यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो पर्टिकुलर XYZ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी वेवलेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। कितनी? 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम। 2 एंगस्ट्रॉम यानी 2 × 10⁻⁻10 मीटर। 3 एंगस्ट्रॉम 3 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में वेवलेंथ गिवन है, जो कि दी होगी 60% ऑफ द टाइम वेवलेंथ आपके एंगस्ट्रॉम में गिवन होगी। ज्यादा करके क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम पे बनते हैं। और अगर उस क्वेश्चन में आपको एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करनी है, तो एक इजी सा फॉर्मूला बनता है 12400 डिवाइड बाय वेवलेंथ, जो कि आपके एंगस्ट्रॉम में गिवन है, और आंसर निकल के आएगा किसमें? इलेक्ट्रोवोल्ट में। किसमें? जूल में नहीं आएगा आंसर एनर्जी का, वो आंसर आएगा किसमें? इलेक्ट्रोवोल्ट में। ठीक है, हुआ क्लियर? आप पॉज कर लो, लिख लो आराम से, या स्क्रीनशॉट निकाल लो। हो गया? ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे हमारा प्यारा सा क्वेश्चन।
सब समझ लिया हमने, क्वेश्चन का पूरा बैकग्राउंड समझ लिया, क्या होता है फोटोन, कैसे होता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, और एक्चुअली में ये एनर्जी एमिट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ओके। The energy required to break 1 mole of ClCl bond in Cl2 is 242 kilojoule per mole, है ना, ओके। यानी कि 242 किलो जूल एनर्जी, 242 किलो जूल एनर्जी लग रही है हमें 6.023 इंटू 10⁻23 Cl2 मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड आपस में तोड़ने के लिए। हुआ क्लियर? पर मोल है और हमें क्या पता है कि 1 मोल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 और यहाँ किसके मोल है, Cl2 का मोल है। हुआ क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इतनी एनर्जी लगी इतने सारे मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड तोड़ने में, हमें क्या चाहिए, लाइट ऑफ कैपेबल ब्रेकिंग ऑफ सिंगल Cl बॉन्ड। सिंगल की निकाल लेंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 242, अच्छा किलो जूल में कन्वर्ट करना, 10⁻³ डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, ये इससे क्या आएगी, आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 Cl बॉन्ड, है ना, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये है आपकी एनर्जी, यानी कि आपका जो भी फोटोन होगा, जो भी फोटोन आप लेंगे, जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उस लाइट या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा, उस लाइट का जो पर्टिकुलर फोटोन होगा, वो इसके इस एनर्जी से इक्वल या ज्यादा होना चाहिए, पर कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो क्या होगा, Cl बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमें क्या पता चला कि हमें इससे ज्यादा वाला एनर्जी, ज्यादा और इक्वल एनर्जी का फोटोन चाहिए। ठीक है, ओके। मान लो अब हमें इक्वल वाले में फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओके, फॉर्मूला क्या है, E = hc/λ, E = hν से, है ना, ओके। वेवलेंथ बढ़ाने से क्या एनर्जी बढ़ रही है, नहीं, वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कम हो रही है, यानी कि अगर हमें इतने एनर्जी का ही फोटोन चाहिए, है ना, तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। आया कुछ समझ में, आया कुछ समझ में? और अगर हमने इसकी वेवलेंथ डिक्रीज की, हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए ना, और अगर हमने इसकी वेवलेंथ डिक्रीज की तो हमें इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन मिलेगा, जो भी चलेगा, पर हमें क्या बोला, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फोटोन चाहिए, है ना। आया कुछ समझ में, आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं इससे इक्वल करूं 242 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू hc/λ, इससे जो हमें वेवलेंथ मिलेगी, वो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ हमें मिलती है तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। हुआ क्लियर? और अगर इससे कम वेवलेंथ हमें चलेगी तो वो तो अच्छा ही है, ओके। मतलब हमें क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें इससे ही मिलेगी। हुआ क्लियर? ठीक है, ओके। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, और स्पीड क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हुआ क्लियर? अच्छा, है ना, एक मिनट, एनर्जी होती है E = hν, न्यू का यूनिट होता है पर सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट का है, सॉरी जूल सेकेंड, सॉरी माय मिस्टेक,
प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल सेकेंड, ना कि जूल पर सेकेंड, ठीक है। ओके, हमें ये पता है लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, है ना, वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी जो कि है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हो गया सॉल्व, हुआ क्लियर? नहीं हुआ तो फिर से वीडियो में पीछे जाइए, आराम से देखिएगा, जोश और फोकस हाई रहना चाहिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, अभी ले लो, कोई बात नहीं, वीडियो में पीछे जाके ले लेना। ओके, ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जो कि होने वाला है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन करें, आ जाओ एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। अब ये भी पिछले वीडियो में लिया था, पर माइक ऑफ होने की वजह से फिर से इस वीडियो में भी कवर करवा रहा हूं, ठीक है, आपको परेशानी ना हो, यही मेरा अल्टीमेट एम है, ठीक है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ कार of mass 1000 kilogram and velocity 36 किलोमीटर पर आवर। इजी है, काफी बच्चों को तो आता भी होगा, ये सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, है ना। अच्छा, क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ? पर इंपॉर्टेंट ये है समझना कि भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या है। डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी क्या? डी ब्रोगली सर ने बोला कि हर एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, मैं भी अगर मूव कर रहा हूं यहाँ पे, तो मेरी भी कुछ वेवलेंथ है। आप लोग भी कहीं पे ग्राउंड पे फुटबॉल या क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप भी एक वेव के फॉर्म में, और आपकी भी कुछ वेवलेंथ है। ये डी ब्रोगली सर ने बोला। पर इसके साथ ये भी कंक्लूड हुआ कि आप और हमारा मास ज्यादा है, इसलिए जो वेवलेंथ कैलकुलेट होके फाइंड होती है वो वेवलेंथ काफी कम है, जो कि कंसीडरेबल नहीं है। इसलिए हम इतना कंसीडरेबल वेव फॉर्म नहीं करते, पर एक बहुत छोटी वेवलेंथ की वेव फॉर्म करते हैं, ठीक है। कैसे? फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूला लगाओ, लैम्बडा इक्वल्स h by mv। आप बोलेंगे सीधा फॉर्मूला सिखा दिया। देखो भैया, इंपॉर्टेंट इस केस में फॉर्मूला ही है, और समझना हमें फॉर्मूला कैसे आया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। ओके, the de Broglie wavelength of a car of mass 1000 kilogram and velocity 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्या आएगा? वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 6.64 into 10 raised to -34 डिवाइड बाय मास कितना दिया है 1000 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। लिख दूं? नहीं, 36 किलोमीटर पर आवर। सारी चीजें ऐसा यूनिट में, इसे भी ऐसा यूनिट में करना होगा, किसमें? मीटर पर सेकेंड में। कैसे करेंगे? 36 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600 डिवाइड, कैंसल, कितना आ गया? 10 क्या आया? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 लिख दो यहां, कितना आ जाएगा? 10 raised to 4 ऊपर गया, 6.64 इंटू 10 raised to -30। अब वेवलेंथ का यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट में वेवलेंथ का यूनिट मीटर। देख रहे हो, आप देख पा रहे हो कितना छोटा, कितनी छोटी वेवलेंथ है ये कंसीडरेबल। 6.64 into 10 raised to -30, इतनी छोटी वेवलेंथ। अच्छा, और अगर वो ही आप एक चलते फिरते इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि
6.64 into 10 raised to minus 34 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जोर से बोलो अपने मन में, 9.1 into 10 raised to minus 31। और मान लो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो बात छेड़ ही गई है तो बता ही देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 2.18 into 10 raised to 6 z by n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, नहीं, टू द एटॉमिक नंबर डिवाइड बाय इन विच ऑर्बिटल शेल दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली रिवॉल्विंग, जो कि है n। ओके, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ये, रेडियस ऑफ nth शेल होती है 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ओके, इनके डेरिवेशंस हम देखते जरूर, पर ये वन शॉट वीडियो है और इंपॉर्टेंट है कि समझना क्या होता है फॉर्मूले आते हैं, इजी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो एटम है, ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका शेल, यहाँ पे आपके टहल रहे हैं भैया कौन? आपके इलेक्ट्रॉन भैया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे टहल रहे आपके इलेक्ट्रॉन भैया अराउंड न्यूक्लियस। सर्कुलर मोशन हो रहा है, कौन सा फोर्स लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा। अच्छा, ये फोर्स क्यों लग रहा है? इसकी वजह क्या है? ऐसे ही लग रहा है या नहीं? ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है कौन सा फोर्स? आपका और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आप इक्वेट करोगे और फर्दर उसको सॉल्व करोगे तो ये सारे इक्वेशंस वहां से आते हैं। ओके, वन शॉट वीडियो है, ये डेप्थ में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, so velocity of electron है 2.18 into 10 raised to 6 z by n meter per second, radius of nth shell है 0.529 n square by z, और energy of nth shell है minus 13.6 z square by n square, आंसर इन इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, लर्न होने ही चाहिए ये तीनों फॉर्मूले, आपके बाय हार्ट फिंगर टिप्स लर्न होने चाहिए, क्योंकि आप हमेशा डिराइव नहीं कर सकोगे। हमेशा का आप पेपर में डिराइव करने जितना टाइम ही नहीं है, हमें फॉर्मूले याद ही होने चाहिए कि या nth शेल की एनर्जी है, टोटल एनर्जी माइनस 13.6 z² बाय n स्क्वायर, आंसर इन इलेक्ट्रोवोल्ट। हुआ क्लियर? ओके, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2.18 into 10 raised to 6 z by n मीटर पर सेकेंड, और रेडियस ऑफ nth शेल, एक एटम के nth शेल, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, ऐसे nth शेल की जो रेडियस है वो है कितनी? 0.529 n स्क्वायर बाय z, आंसर इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में है, कितना होता था? 1 एंगस्ट्रॉम होता है भैया 10 raised to -10 मीटर। हुआ क्लियर? है बना फोकस आपका, है जोश आपके साथ, तो बने रहिएगा। आगे देखेंगे कि मजेदार सी बात कि भैया ये जो हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया, ये जो रेडियस ऑफ nth शेल फाइंड किया, ये टोटल एनर्जी जो हमने फाइंड की है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। ठीक है, सारे एटम्स पे ये एप्लीकेबल नहीं है। आप बोलोगे भैया अच्छा रेडियस ऑफ बैंड दे दी, ठीक है, अब तो मैं सेजियम की एटॉमिक रेडियस फाइंड करूंगा, रेडियम की फाइंड करूंगा, बड़े बड़े मैग्नीशियम, सोडियम सबकी फाइंड करूंगा। नहीं, ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल है किधर? सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। हुई बात क्लियर? ये सारे एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही एप्लीकेबल है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या? जिस भी एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन, अच्छा सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है? नहीं, आप अगर गौर से देखो तो भैया हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है ही, He+ में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, Li+2 में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, Be+3 में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है
है ना। हमें मतलब है किससे कि भैया सिस्टम में होना चाहिए सिर्फ एक वन एंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन। भैया कितनी सारी बातें याद करवा दी, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्यों ऐसा? सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं आपस में रिपल्शन फोर्स भी तो आता है कि नहीं? अगर मैं बोलूं सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कोई रिपल्शन फोर्स देने वाला है नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फोर्स देगा। सही है, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फोर्स ही देगा सिर्फ, है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे पॉसिबल है कि आपका अट्रैक्शन फोर्सेस भी बढ़ते हैं, पर साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो एक दूसरे में क्या करेंगे? रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। तो वहां पे नेट रिजल्ट फाइंड करके mv²/r से इक्वेट, हमेशा सेंट्रिपिटल फोर्स से इक्वेट करते सर्कुलर मोशन को, ठीक है। ये सारा करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ये सारे फॉर्मूले क्या है? एप्लीकेबल है। ओके, तो ये किसने फाइंड किया है? ये फाइंड किया आपके और मेरे फेवरेट सर। कौन से सर? बोर सर। बोर मॉडल में ये सब हमने पढ़ रखा है, ये सब आता है पढ़ने, अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है ये स्क्रीनशॉट। कितनी सारी बातें सीख लेते हैं हम एक क्वेश्चन में, है ना। अच्छा आंसर भी आ गया था, है ना। ओके, तो बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की और इसी फोकस और यही जोश के साथ, ठीक है। अच्छा, हो आपको मजा आ रहा है ना, और साथ ही साथ सीखने भी मिल रहा है। सर सीखने ही तो आए, ये भी बात सही है। अच्छा, बोर्ड ने और एक इंपॉर्टेंट बात बोली, क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें सॉल्व की है बोर सर ने, क्यों? फुल रिस्पेक्ट है। द एंगुलर momentum of an electron in फिफ्थ, इजी क्वेश्चन है, जिससे भी आ रहा है तुरंत सॉल्व कर ले। फिफ्थ ऑर्बिट इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। अच्छा, देखते हैं क्या है भैया। अकॉर्डिंग टू बोर सर ने और एक इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, कैसे फाइंड करते हैं एंगुलर मोमेंटम? किसे फॉर्मूला पता है? mvr से। ओके, एंगुलर मोमेंटम किसका फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस ऑफ nth शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इज इक्वल्स टू nh/2 पाई, है ना। हुआ? थोड़ा कंफ्यूजिंग दिख रहा है ना। ओके, बोर सर ने ये सिंपल फाइंड किया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो पहले से डिस्कवर था, पर सर ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये है तो वो पर्टिकुलर शेल में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो इक्वल होना चाहिए nh/2 पाई से, तभी वो इलेक्ट्रॉन एक स्टेबिलिटी के साथ इस पर्टिकुलर n शेल में रिवॉल्व कर रहा है ना। अगर उसका mvi इक्वल्स nh/2 पाई, जिसमें n है आपका उस nth शेल का नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर h/2 पाई से इक्वल होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ओके, इजी स्टेटमेंट, इजी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज दिस इज इक्वल्स टू 5 into 6.64 into 10 raised to minus 54 divided by 2 into 3.14। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। ओके, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ ऑर्बिट में पूछा है। अगर मैं आपसे पूछूं इन फिफ्थ एक्साइटेड ऑर्बिट, अब क्या बोलोगे? अब क्या हो गया? एक्साइटेड ही तो है ना। फिफ्थ एक्साइटेड क्या होता है?
है ना? हाँ, अच्छा, ओके ओके। फिफ्थ एक्साइटेड ऑर्बिट, अगर आपसे कोई भी एक्साइटेड ऑर्बिट की बात करे, एक्साइटेड ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट से 1+1 होता है, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट से +1 होता है। ओके, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट आपका फिफ्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट है, +1 करने पे क्या आएगा? सिक्स्थ ऑर्बिट, यानी कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट कौन सी है? सिक्स्थ ऑर्बिट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट है कौन सी? सिक्स्थ ऑर्बिट। ठीक है, अगर हमें सिक्स्थ और फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 6। ओके, हुआ क्लियर? ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बड़े ही धुआंधार क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पे, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, कौन सा? अगला क्वेश्चन है, ठीक है चलो इजी क्वेश्चन लेता हूं और एक, गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। ऑप्शन ए n equals 3, l equals 2, m1 equals 1, spin equals +half। ठीक है, n equals 4, n equals 4, n equals 3, l equals 1, l equals 2, l equals 1। 0, -2, -1। ओके, +half, -half, +half। ठीक है, इजी है। अगर आपको आता हो तो सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए, नहीं आता है तो ध्यान से सीख लेना। ओके, फर्स्ट एन कौन सा है हमारा? फर्स्ट एन है हमारा कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिससे हमें क्या पता चला कि इस ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम nth शेल, इस शेल में एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हमें किससे पता चला? n देखकर, है ना? ये सारी चीजें क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन की कोऑर्डिनेट्स है कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैसे और कहां और कैसे मौजूद है, प्रेजेंट है। ओके, ठीक है। L क्या है? L है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो कि डिफाइन कर रहा है कि एक्चुअली में ये जो शेल नंबर n equals 3 में प्रेजेंट है, ये कौन से सब शेल में प्रेजेंट है? सब शेल कौन से होते हैं? S, P, D, F। और एक मजेदार सी बात यह है कि L जो कि यहाँ पे भी है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है, S के लिए होता है 0, P के लिए होता है 1, 2 होता है, D के लिए F के लिए होता है 3। और अगर आपसे कोई बोले कि आपका इलेक्ट्रॉन n equals 3, l equals 2 में प्रेजेंट है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें? 3D में। हुआ क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। और एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये कैसे होता है? ओके, S में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, ओके, सब ऑर्बिटल। और हमें पता है कि इस एक सब ऑर्बिटल में होते हैं प्रेजेंट कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। P में होते हैं 3, और इन तीनों में 2-2 करके कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस D में प्रेजेंट होते हैं कितने? 5 × 2 हो गए कितने? 10, है ना? ओके,
कि F में प्रेजेंट होते हैं 7 इंटू 2 हो गए कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ओके। अच्छा एक मजेदार सी बात ये है भैया कि जो m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये होता है -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। अच्छा ये कैसे हो गया देखते हैं। इस पर्टिकुलर वन ये जो वन बॉक्स बना हुआ है इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है 0 क्योंकि L है 0 है ना। ओके -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0 ठीक है। ओके यहाँ पे हो गया -1 0 प्लस 1 इजी है ना बहुत ज्यादा इजी है। ध्यान से सुनना D है 2 -2 -1 0 1 2 ओके क्या क्या हो गया -2 -1 0 1 2 ओके। अच्छा L F का L है 3 सो उसमें M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 है ना। ओके हर एक पर्टिकुलर सब ऑर्बिटल का ये क्वांटम नंबर होता है। हुआ क्लियर। अच्छा अब आप देख पा रहे कि हर एक सब ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक ऐसा है तो एक ऐसा है ना। ओके ठीक है तो डिफरेंस क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है स्पिन क्वांटम नंबर में। किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है और किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ है। आप देख पा रहे हो कि हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को फुल्ली उसकी ओरिएंटेशन डिफाइन कर पा रहे हैं। कैसे मैंने बोला पहले कि आपका इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स 3 में प्रेजेंट है ठीक है। आपको पता चला कि भैया मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी थर्ड सबशेल में प्रेजेंट है थर्ड शेल में प्रेजेंट है ठीक है। L इक्वल्स 2 से आपको पता चला कि भैया मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो p सबशेल में प्रेजेंट है ना। इसमें प्रेजेंट है p सबशेल में प्रेजेंट है ओके ठीक है। अच्छा अब M1 इक्वल्स 1 देख के आपको पता चला भैया मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे किसी सब ऑर्बिटल में प्रेजेंट है किसी सबशेल के कि जिसमें उसकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो है कितनी 1 है ना। ओके अगली इंफॉर्मेशन स्पिन क्वांटम नंबर से आपको पता चला कि भैया जो दो इलेक्ट्रॉन जो 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में प्रेजेंट है उसमें से जो प्लस हाफ स्पिन कर रहा है वो है कौन सा मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन। हुआ क्लियर जोश के साथ और फोकस के साथ क्लियर हुआ ओके। अब इस पर्टिकुलर पूरे सबशेल में हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी है सेम है तभी वो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के साथ अपने सबशेल में बने हुए हैं ओके। अगर हर एक की एनर्जी डिफरेंट होती या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चेंज होने से एनर्जी डिफरेंट हो जाती तो ये सारे सबशेल में प्रेजेंट नहीं हो पाते। इसलिए इस पूरे सबशेल की इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है सेम है ठीक है ओके। चलो ये सारी बातें तो हमने देख ली आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए काफी इंपॉर्टेंट चीज हो गई यहाँ पे हमारी ठीक है। अच्छा ओके अब अगली चीज हमें बोला गया है कि हमें फाइंड करना है गिवन बिलो द फोर क्वांटम। अच्छा फाइंड करना है तो बोला ही नहीं है फाइंड करना है एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ओके। कोई प्रॉब्लम कोई शक नहीं है ना ओके। एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी क्या मैंने बोला आपसे कि पूरे सबशेल में पूरे S सबशेल में पूरे P सबशेल में जिसमें है 6 इलेक्ट्रॉन पूरे D सबशेल में जिसमें है 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे F सबशेल में जिसमें है 14 इलेक्ट्रॉन्स
इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की अपने सबशेल में एनर्जी क्या है, सेम है, पर अलग अलग सबशेल, s की कंपेयर करें p से कंपेयर करें d से, d की कंपेयर करें f से, तो इन सारी की एनर्जी क्या है, आपस में डिफरेंट है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। अच्छा, अब वो कैसे फाइंड करेंगे, किसकी ज्यादा है किसकी कम है, वो हम करेंगे भैया n+l रूल से। कैसे, अब ये क्या रूल है देखते हैं। n+l रूल, 3 + 2 5, ये किस सबशेल की बात कर रहा है, 3D, इतना तो समझ में आया हमें, ओके। ये किस सबशेल की बात कर रहा है, हमें देखा S P D F L 0 1 2 3, ठीक है, ये हो गया क्या 3D। ये है भैया हमारा, जोर से बोलो, मन में बोलो, 4P, ओके। ये कौन सा सबशेल है, ये है हमारा 4D, और ये कौन सा है, ये है 3P, ठीक है, ओके। 3D 4P 4D 3P, ये सारे हो गए सबशेल। अब क्या करना है, कंपेयर करना है एनर्जी को, ठीक, करते हैं। n+n रूल, इंक्रीजिंग n+l इंक्रीजेस एनर्जी, ठीक है। n+n क्या करना है, 3 + 2 5, 4 + 1 अगेन 5, 4 + 2 6, 3 + 1 4, ओके। ये क्या है, ये है हमारे रिस्पेक्टिव n+l, ओके। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो, हमें इससे तो ये पता चला कि 6 सबसे बड़ा है और 4 सबसे छोटा है, यानी कि 3P जो 3P की एनर्जी इनमें से सबसे कम है और 4D की एनर्जी इनमें से सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब दो सेम आ गई, इनका क्या करें, n+l रूल फर्दर ये बोलता है कि अगर आपके दो किसी सबशेल में n+l सेम आ जाए तो कंपेयर करो उनके रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन दोनों में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका बड़ा है, ऑब्वियसली D में बड़ा है, ठीक है, D का बड़ा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। दोनों का n+l 5 है। हमने नेक्स्ट स्टेप में जाना है, नेक्स्ट स्टेप में बोला है कि इनमें से दोनों में से किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बड़ा है, D का बड़ा, यानी कि D की एनर्जी, D सबशेल 4P की एनर्जी 3D से ज्यादा है, ठीक है, ओके। 4P की एनर्जी 3D से ज्यादा है और D की एनर्जी तो सबसे कम है। अच्छा, D के बाद क्या आएगा, 4P की एनर्जी ज्यादा है 3D से, इसके बाद आएगा A, इसके बाद आएगा B, इसके बाद आएगा C। ये है आपका एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। आया समझ में, n+l रूल देखना है, n+l अगर सेम आए किसी दो सबशेल में, किसी 3 सबशेल में, किसी 4 सबशेल में आपके n+l सेम ही आ रहे, तो कंपेयर करना क्या, उनके रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जिसका सबसे ज्यादा होगा वो ही है आपका सबसे, उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हुआ गया। इनमें से n D का ज्यादा था, इसलिए D की एनर्जी A से ज्यादा है, ओके। और सबसे ज्यादा n+l C का था, इसलिए C की एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे कम D में था तो D की एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। हो गया भैया ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन कराओगे भैया, बहुत क्वेश्चन करेंगे आज तो, मजा ही आ जाएगा भैया, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में खत्म। लिखो, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड has been calculated to be 3.87 bm. ओके, बोर मैग्नेटम, ये यूनिट bm का फुल फॉर्म होता है. ओके, 3.87. द मेटल आयन इज, ठीक है, ए ऑप्शन है Ti+2, टिटेनियम +2, ओके, वैनेडियम +2, 2+, क्रोमियम 2+, और डी है मैग्नीज 2+. आता है आपको तो सॉल्व कीजिएगा, आगे बढ़िए. नहीं आता है तो ध्यान से, फोकस के साथ और जोश के साथ बने रहिएगा. ठीक है, ये थोड़ा नीचे ले लूं मैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड बीन कैलकुलेटेड टू बी 3.87. द मेटल आयन इज. ओके, सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है √mn+2, जिसमें कि n है आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब तक हम क्या देखते हैं कि s में होते थे 2 इलेक्ट्रॉन, p में होते थे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और d में होते थे 10. ज्यादा हो गया, एक शेल ज्यादा हो गया. ठीक है, डी में होते थे 10, एफ में होते थे 14. हमने क्या देखा इन सब में? क्या देखा चीज? इन सब में हमने देखा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सारे सब ऑर्बिटल्स पेयर्ड है ना, पेयर्ड है. और अगर मैं डी को ऐसे लिखूं, फीलिंग कैसी होती है? पहले ऐसे फीलिंग होती है, ओके, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फील होते हैं, है ना. कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, सो अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5. अब 4, अब 3. क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? अब 2, अब 1, अब 0. इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3. ठीक है, अब 4, अब 5, अब 4, अब 3, अब 2, अब 1, अब 0. क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हो गया क्लियर क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है, वो ही काउंट करना है. और √nn+2 किसके इक्वल है? 3.87. बता दो वो कौन सा मेटल आयन है जिसमें 3.87 क्या है भैया? मैग्नेटिक मूवमेंट है. इसके पहले आपको पता होना चाहिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अरेंज है. देखते हैं, जोश बना रहना चाहिए. हमेशा इलेक्ट्रॉन जब भी फील होता है तो इंक्रीजिंग एनर्जी सबशेल में फील होता है. हमने पिछले क्वेश्चन में देखा इंक्रीजिंग सबशेल कैसे फाइंड करते हैं? एनर्जी n+l रूल से. ठीक है, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? सबसे कम एनर्जी होती है 1s की. 1s की कितनी? n+l, 1 + 0 1. फिर होती है 2s, 2 + 0 2. फिर होती है 2p, 2 + 1 3. ठीक है, ऐसे ही करते करते क्या होता है आगे? इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. कैसे? आ जाओ, टिटेनियम का देखते हैं. टिटेनियम, न्यूट्रल टिटेनियम एटम का. ठीक है, 1s2, 2s2. हमें पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. ओके, 2s2. इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p6 में. क्यों? क्योंकि 2s से ज्यादा एनर्जी है 2p. इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं जैसे जैसे लोअर एनर्जी फील कंप्लीटली फुल हो जाते हैं. ठीक है, जैसे 2s फुल हो गया, अब इंक्रीजिंग एनर्जी 2p, 2p फुल हो गया, अब इंक्रीजिंग. ओके,
पहले चीज कैडमियम टिटेनियम 22 होता है इस एटम का एटॉमिक नंबर, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3d क्या 2। अब आप बोलोगे भैया ये 4s2 में पहले फिल हो गया और बाद में 3d2 में क्यों हुआ, क्यों हुआ खुद से ही पूछो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है। हमने कैसे फाइंड किया, सिंपल n प्लस l रूल लगाया, 4 प्लस 0 हो गया 4, 3d में 3 प्लस 2 हो गया कितना 5 4। हमें क्या पता चला, सिंपल कि भैया 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, इसलिए पहले 4s में इलेक्ट्रॉन गए फिर 3d में इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये इनमें हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे फील हो गए तभी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे मूव होता है। लास्ट सबशेल क्या आया 3d2। हमें पता है कि 4s s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, पर 3d में d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर 2 ही है। अच्छा 2 है तो कैसे होंगे, ये हो गए 5, ये है आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है 3d2 टिटेनियम। अच्छा अब क्या हुआ, टिटेनियम प्लस 2 फॉर्म हुआ, टिटेनियम प्लस 2 फॉर्म हुआ यानी कि टिटेनियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए। अच्छा टिटेनियम लूज कहां से करेगा, 3d2 से करेगा या 4s2 से करेगा, 3d2 से नहीं, हमेशा सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल कौन सा है, फोर्थ शेल सबसे ज्यादा भार का शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वहां से ही पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। हुआ क्लियर, ठीक है। अच्छा मतलब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ओके। अगर मैं बोलूं, अच्छा पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में हो गए कितने अब 0, क्योंकि 4 शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, है ना। अच्छा तभी Ti+2 फॉर्म हुआ, अब क्या गया 3d2। अच्छा सेकंड 3d2 में कोई फर्क आया नहीं, आप बोल रहे भैया अच्छा अब क्या होगा 3d2 के इलेक्ट्रॉन्स 4s में चले गए, नहीं ऐसा नहीं होता, न्यूट्रल एटम में 3d2 2 इलेक्ट्रॉन्स 3d में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उनकी एनर्जी 3d के इक्वल है ना, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी के साथ 3d में प्रेजेंट है ना। ऐसा हो जाएगा, अब चलो भैया 4s खत्म है, खाली हो गया, एम्प्टी है, चलो हम हमारी थोड़ी एनर्जी कम कर लेंगे और 4s में चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, इनकी एनर्जी 3d के इक्वल है तो 3d में गिरती, ठीक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अब भी 2 ही है, अब कितने हैं 2 है, हुआ क्लियर, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं Ti+3, अब जो अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से होगा, 3p से होगा या 3d से होगा, वो होगा 3d से, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट अच्छी एनर्जी लेवल जो है वो है 3d। अच्छा पहले तो 3d थी, पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 4th सबशेल जो सबसे भार है, सबसे भार जो शेल होता है उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। अच्छा वहां से अब खत्म हो गए, तो अब देखेंगे कि हमें हाईएस्ट एनर्जी से निकालना है, हाईएस्ट एनर्जी कौन सी है 3d2, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब कितने हो गए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d 1, कितना 3d 1। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भैया 1 है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचा है 3d में और वो ही क्या है आपका अनपेयर्ड। अच्छा ये अनपेयर्ड क्यों नहीं है 3p6, कैसे होगा भैया, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है।
अच्छा ये क्यों नहीं एस, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, कैसे हो गए ये सब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? नहीं होंगे, नहीं होंगे। हमें पता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर अभी एक ही है, और इनकी फिलिंग ऐसे होती है, पहले ऐसे फिर ऐसे 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 है ना। अच्छा हुआ क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा Ti+3 तो हमें नहीं चाहिए, हमने वो सीखा है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। अच्छा हमें पता चला कि Ti+2 में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है ना। ओके ठीक है। अब इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। कैसे? कितना आएगा? Ti+2 का आएगा, यहां पे सॉल्व कर देंगे, √2 n कितने? 2 n हमें पता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 + 2 2 + 2 4 4 × 2 8 √8 इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है। ओके वैनेडियम+2 ठीक है। वैनेडियम की अब क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 वैनेडियम की लिख रहे हैं। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। अब 4s2 फिल हो गया, आगे के 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें? 3d3 में, 3d सबशेल में, ठीक है। ओके वैनेडियम भी हो गया +2, यानी कि क्या हो गया भैया? हमारे 4th सबशेल में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। क्यों? ये कौन से? 3d सबशेल के, यानी कि हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 3 3 + 2 3 + 2 होता है 6 6 × 3 18 √18 कितना होता है? एक मिनट 3 + 2 5 सॉरी माय मिस्टेक 3 + 2 होता है 5 5 × 3 15 है ना, √15 होता है 3.87। हमें आंसर मिल गया है, पर हम आगे भी सॉल्व करना चाहेंगे, आगे आप सॉल्व करेंगे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लेना, ध्यान से देख लेना कि क्रोमियम की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आपके सामने, ठीक है। ध्यान से देख लेना, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है। देखा कुछ एक्सेप्शनल देखा कि इस बार जो 4th सबशेल है 4s उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और 3d में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि होना चाहिए था कैसा? 4s2 3d4 है ना, पर कैसा है? 4s1 3d5। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ही किसी 3d5 हाफ सबशेल फिल होता है या फुल सबशेल फिल होता है, d में हाफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, d में फुल 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 3d5 है यहाँ पे, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। फुल सबशेल फिल होने से, हाफ सबशेल फिल होने से एक अलग टाइप की स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर एटम में जनरेट होती है। इस वजह से वो स्टेबिलिटी जनरेट करने के लिए यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन 3d सबशेल में चले गया। अब वो कैसे चलेगा वो हमें नहीं सीखना, वो चले गया, बस वो चले गया। नेचर रूल था कि भैया तेरा एक इलेक्ट्रॉन आज से 3d में रहेगा, तू बिल्कुल बकवास बंद करते है ना। अच्छा ओके, क्यों? हमें इतना पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से स्टेबिलिटी क्रोमियम न्यूट्रल एटम की इंक्रीज हुई है। ओके अच्छा अब क्रोमियम 2+ है, क्रोमियम प्लस, क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से बिल्कुल, क्रोमियम प्लस। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये कहां से निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये एक इलेक्ट्रॉन आज भी, अभी भी, इस समय भी वहीं से निकलेगा, आउटर मोस्ट शेल से, 4s1 है ना। 4s1 का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब क्रोमियम +2 में अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब
है ना? कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? कितने? आप बोलोगे भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 6, नहीं 5 ही है। अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम न्यूट्रल एटम में 5 ही है, क्योंकि हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डी सबशेल के ही कैलकुलेट करने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। जब Cr प्लस क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो कहां से आया? 4s सबशेल से। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 5 ही है ना? डी सबशेल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। Cr+2 में से Cr+2 में इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? 3d सबशेल में निकला है। अब Cr+2 के केस में हो गया है 4s03d4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 हो गए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंटम कितना? √4 + 2। ओके। Mn+2 की आप फाइंड करेंगे, होमवर्क है, ठीक है, कर लेंगे ना? इजी है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पॉज कीजिए, सॉल्व करिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। ओके बॉस, ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट भी हो गया हमारा क्लियर। एक लास्ट इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बस वो देखेंगे और वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है? देख ले, आ जाओ देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा भैया। ये लास्ट कॉन्सेप्ट आप सीख लिए ना, खत्म, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया यहाँ पे ही, ठीक है? ओके भैया, सिखा दीजिए वो लास्ट क्वेश्चन ना, हमको सिखा ही दीजिएगा। सिखा देता हूँ यारो, सिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर लाइमन सीरीज N1 = 1, ठीक है? एक मिनट, कैलकुलेट द shortest and longest wavelength of Lyman series। अब ये क्या आ गया भैया? नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से संभाल के लिखेंगे, ठीक है? मैं अपनी इंक रिफिल कर लूं ताकि और आपको अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे। होप मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपने कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, ठीक है? प्लीज कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। वो कैसे बोलते हैं वो? डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना? डू लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, डन। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अब ये क्या आ गया नया कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है कुछ बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है? एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस। अब एक्साइटेड बोलने से मेरा मतलब है कि कोई भी चीज एक्साइटेड कैसे होती है। मैं यहाँ पे एक्साइटेड क्यों? क्योंकि मुझे आपको सिखाना है ना? ओके, मैं यहाँ पे एक्साइटेड हूँ क्यों? क्योंकि मुझमें एनर्जी है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस है,
यानी कि इस हाइड्रोजन गैस में कुछ ना कुछ अलग टाइप की एनर्जी प्रेजेंट है। यानी कि इस हाइड्रोजन गैस के जो एटम है, उस एटम में ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता था ग्राउंड स्टेट पे, वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बड़े एनर्जी लेवल पे घूम रहा है। ओके, फोर्थ पे या फिफ्थ पे या सिक्स पे सेवंथ पे ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है। यानी कि हमें क्या पता है कि किसी सबशेल की एनर्जी क्या होती थी, -13.6 z²/n² इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। ठीक है, और नेगेटिव में है, यानी कि सबशेल इंक्रीज होने पे ये पूरा डिक्रीज होगा पर नेगेटिव में हो रहा है। ओके, हमें पता है -1 -2 से बड़ा होता है, ये तो हमें नहीं सीखना है ना। ओके, ठीक है, यानी कि फर्स्ट शेल की एनर्जी सेकंड शेल से कम है, थर्ड की सेकंड की थर्ड से कम है, फोर्थ की थर्ड की फोर्थ से कम है और फोर्थ की फिफ्थ से कम है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर का जो शेल है उसकी है। ठीक है, अच्छा, इनमें से ऐसे ऐसे कर लेंगे, इनफाइनाइट सबसे ज्यादा 5 4 3 2 1 हुआ क्लियर। ये है आपके एनर्जी ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी शेल्स। ठीक है, ओके, आपका जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता था, इसमें हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन अब किसी एक्साइटेड स्टेट में जाके बैठ चुका है। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन गैस के पास आ गई है एक अलग सी मजेदार सी एनर्जी। वो एनर्जी किस वजह से आई है? क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर एक हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन गैस में करोड़ों हाइड्रोजन एटम्स में, इन करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल में जाके मस्त आराम से बैठे नहीं, वो आप एक्साइटेड है, उनमें इतनी एनर्जी आ गई, एक्साइटेड है। वो एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वहां स्टेबल नहीं है। इंक्रीजिंग शेल की इंक्रीजिंग एनर्जी उनके लिए स्टेबल नहीं है, वो एक्साइटेड है। हमेशा कोई भी बंदा क्या चाहता है कि वो अपने लाइफ में स्टेबल हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन भी वही चाहता है कि भैया मैं फिर से स्टेबल होना चाहता हूं, क्या करूं। किसी ने इसे बोला कि भैया तू अपनी एनर्जी लूज कर दे और फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में फिर से चला जा। ये इलेक्ट्रॉन जो बड़ी बड़ी एक्साइटेड स्टेट में घूम रहा है, जिस वजह से ये गैस एक्साइटेड है, एनर्जेटिक है, अब यही इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो यहाँ से फोर्थ पे आ रहा है, फोर्थ पे तो फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड पे तो फर्स्ट पे आ रहा है, थर्ड पे तो सेकंड पे आ रहा है ना, ट्रांजिशन कर रहा है। इन सारे ट्रांजिशन में वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर ये हायर एनर्जी सबशेल से लोअर एनर्जी सबशेल में आ रहा है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, और वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है इन सारे ट्रांजिशन में, वो एनर्जी रिलीज हो रही है फोटॉन के ही फॉर्म में। और ये फोटॉन की एनर्जी है कितनी? hc/λ, यानी कि एक वेवलेंथ जनरेट हो रही है इन ट्रांजिशन में, इस फोटॉन में। हमें पता है कि जितनी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ उतनी कम एनर्जी का फोटॉन, है ना। जितनी कम वेवलेंथ का फोटॉन उतनी ज्यादा उसकी क्या एनर्जी, है ना। ठीक है, आया समझ में? हुआ क्लियर? तो ये हाइड्रोजन गैस में से बहुत सारे फोटॉन रिलीज हुए, बहुत सारे वेवलेंथ। अच्छा, फोटॉन रिलीज हो रहे यानी कि क्या?
फोटोन क्या होते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एनर्जी के पार्ट होते थे, यानी कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस हाइड्रोजन गैस से एमिट हो रही है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं, पर कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम देख सकते हैं? हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट को हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 400 टू 750 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम देख सकते हैं। 401 को हम देख सकते हैं, 402 को हम देख सकते हैं, 403.5 को हम इन सारे वेवलेंथ को देख सकते हैं, नैनोमीटर वाले, ठीक है। पर हम 400 से कम वाले और 750 से ज्यादा वाले वेवलेंथ को देख नहीं सकते। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? इस वेवलेंथ, इस रेंज को हम बोलते हैं विजिबल रेंज। और इसी रेंज में आपके सारे ब्लू कलर, रेड कलर, वॉयलेट कलर, इंडिगो, ये सारे कलर इसी रेंज में आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसे देख पा रहे हैं, विजिबल रेंज, ठीक है। जैसे ही ये सारे रेडिएशन हमने प्रिज्म से एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में फॉर्म किया, तो हमें यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन हुआ। कौन सा? लाइन स्पेक्ट्रम का। क्यों लाइन स्पेक्ट्रम हुआ? क्यों? अगर वो सारे कलर 400 टू 750 नैनोमीटर में एमिट करे तो वो स्पेक्ट्रम होता है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि उसमें हर एक कलर कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट होता है। हर एक वेवलेंथ का 400 टू 750 नैनोमीटर में हर एक वेवलेंथ का रेडिएशन प्रेजेंट है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सारे वेवलेंथ के रेडिएशन हमें नहीं मिल रहे, हमें मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशंस, यानी कि हमें मिल रहे हैं सिर्फ रेड कलर, ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, ग्रीन कलर, ऐसे कलर मिल रहे हैं। सारे कलर्स नहीं मिल रहे, रेड, लाइट रेड, डार्क रेड, ब्लू रेड, डार्क रेड, ऐसे कलर नहीं मिल रहे हमें, ठीक है। सिनेमन पिंक, सैल्मन पिंक होता है ना, वो सारे नहीं मिल रहे हमें। हमें पर्टिकुलर रेड कलर, ब्लू कलर, वॉयलेट कलर मिल रहे हैं, उनके शेड्स नहीं मिल रहे, ठीक है। इसलिए जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है वो कैसा है? वो डिस्क्रीट है, वो गैप्स वाला है, वो लाइन स्पेक्ट्रम है। हुआ क्लियर? स्पेक्ट्रम कौन सा मिल रहा है? लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है। ये क्या है? एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस। एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस ने क्या किया? फोटॉन्स एमिट किए। फोटॉन्स एमिट किए यानी कि क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटॉन्स एमिट किए और फॉर्म किया विजिबल रेंज का। विजिबल रेंज नहीं, अगर सारे विजिबल रेंज के वेवलेंथ मिलते तो कंटिन्यूअस फॉर्म होता, पर सारे वेवलेंथ नहीं मिले, इस वजह से लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा और डीप में जाएंगे हम। ये है आपका फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके। क्या? शेल, ठीक है। सिक्स्थ। अगर हमने ये तो देख लिया कि जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है वो किस वजह से फॉर्म हो रहा है? एनर्जी एमिट के वजह से फॉर्म हो रहा है। एनर्जी कहां से इमिशन हो रही है? एनर्जी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से इमिट हो रही है, यानी कि स्पेक्ट्रम कैसा है? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है। कौन सा है? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। हुआ क्लियर? और इसके इनवर्स ही क्या होता है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हाईएस्ट स्टेट पे जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इस स्पेक्ट्रम में एनर्जी रिलीज हो रही है फोटोन के फॉर्म में, वो सारे फोटोन स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहे हैं। कौन सा? लाइन स्पेक्ट्रम। हुआ भैया? ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है सेकेंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट,
5th से फर्स्ट, 6th से फर्स्ट, ये सारी की सारी जो रेज हमें मिल रही है कब, जब आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट शेल पे ट्रांजिशन कर रहा है, तो वो फोटोन रिलीज करेगा, और जो फोटोन हमें मिलेगा वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है, वो है यूवी रेज का। हुआ क्लियर? ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है सेकंड शेल पे, कौन से शेल पे? सेकंड, तो फोटोन रिलीज करेगा। वो फोटोन रिलीज कर रहा है वो कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के? वो है रेड, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, वो है भैया विजिबल रेंज के। विजिबल रेंज के है, पूरी की पूरी विजिबल रेंज नहीं हो रही है, विजिबल रेंज के है। ठीक है, ओके। अब जो भी इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट पे ट्रांजिशन कर रहे हैं वो इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटॉन्स एमिट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हर एक ट्रांजिशन से कुछ ना कुछ फोटॉन रिलीज हो रहे हैं, वो फोटॉन इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के है। ठीक है, अच्छा, यहां पे भी इंफ्रारेड। ठीक है, इस सीरीज, ये लाइन के सीरीज को बोलते हैं क्या? लाइमन। लाइमन। इस सीरीज को बोलते हैं बाल्मर। इस सीरीज को बोलते हैं पास्चन। इसे बोलते हैं ब्रैकेट। ठीक है, ओके। इसे कहते हैं पीफॉन्ड। हुआ क्लियर? यानी कि जो भी फर्स्ट सबशेल पे आ जाए वो सारी रेज लाइमन सीरीज के, और वो कौन सी है? यूवी रेज। जो सेकंड सबशेल पे आए वो है विजिबल रेंज की रेज, और वो है क्या? बाल्मर सीरीज। थर्ड की है पास्चन, फोर्थ की है ब्रैकेट, फिफ्थ की है पीफॉन्ड। हुआ क्लियर? अच्छा, आप मुझे बताओ इनमें से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी है? मैंने क्या पूछा? इनमें से ये सारी जो आ रही, ये इनमें से हर एक ट्रांजिशन में से हमें फोटॉन्स मिले हैं, बताओ, आप मुझे ये बताओ कि कौन से ट्रांजिशन का जो फोटॉन है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है? कौन से ट्रांजिशन में हमें ऐसा फोटॉन मिला है लाइमन के केस में कि वो फोटॉन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है? कौन सा इनमें से? कौन सा? ऑब्वियस सी बात है, जो 6 से 1 में आया है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन है। क्यों? क्योंकि 6th शेल थी इन शेल्स में से सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, है ना? और जो सेकंड से 1 में आ रहे हैं, जो सेकंड से 1 में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो वो फोटॉन रिलीज करेगा, और वो जो फोटॉन होगा वो फोटॉन सबसे ज्यादा लीस्ट एनर्जाइज्ड फोटॉन होगा लाइमन सीरीज के केस में। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी किस फोटॉन में मिलेगी? सबसे ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी अगर वो इलेक्ट्रॉन आपका इंफिनिटी से आ रहा हो, है ना? इंफिनिटी की एनर्जी तो और ज्यादा होगी, है ना? अगर वो फोटॉन, अगर सॉरी इलेक्ट्रॉन, फोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इंफिनिटी से आ रहा है फर्स्ट पे, तो ये जो होगा ये है लॉन्गेस्ट, ये है सबसे ज्यादा इस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटॉन रिलीज होगा, है ना? हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? सबसे ज्यादा कहां से होगा? अगर वो इंफिनिटी से 1 पे आ रहा है तो वो लाइमन सीरीज का सबसे ज्यादा एनर्जाइज फोटॉन रिलीज करेगा। सबसे कम कब करेगा? अगर वो 2 से 1 पे आ रहा है। हुआ क्लियर? एनर्जी डिफरेंस का केस है यहाँ पे।
हुआ क्लियर? ठीक है, बड़े आगे। ओके, अच्छा, अब हमें पता चला कि ये है लीस्ट एनर्जाइज फोटोन का ट्रांजिशन और ये है क्या, मैक्सिमम एनर्जाइज फोटोन का ट्रांजिशन। ओके, यहां से जो फोटोन रिलीज हो रहा है वो है मैक्सिमम एनर्जी का, ये फोटोन है मिनिमम एनर्जी का। जिसकी एनर्जी मिनिमम है उसकी ही वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम, और जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है उसकी वेवलेंथ मिनिमम है, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, ऑब्वियसली बात है इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। जो फोटोन सेकेंड से 1 पे ट्रांजिशन करने पे मिला है लाइमन के केस में, लाइमन के केस में फाइंड करना है ना, लाइमन सीरीज में, वो फोटोन सबसे लीस्ट एनर्जाइज है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ उस ही फोटोन की है। ठीक है, हुआ क्लियर? अच्छा, अब वो कैसे फाइंड करें, इजी होता है, एनर्जी ट्रांजिशन का फॉर्मूला। अच्छा, फाइनल सबशेल क्या है, फाइनल सबशेल है 1। ओके, ये हो गया आपका फाइनल और इनिशियल। ओके, ठीक है, फाइनल है ये, हमें क्या पता है कि एनर्जी ऑफ nth शेल होती है -13.6 Z²/n²। ओके, बढ़िया। अब एनर्जी ट्रांजिशन कैसी हुई है, -13.6 Z², n क्या है इस केस में, n है 1, माइनस ऑफ -13.6 एनर्जी कहां से, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन क्या है, सेकेंड शेल में, सेकेंड शेल की एनर्जी कितनी, -13.6 Z², Z भी तो 1 ही है, हाइड्रोजन का ही केस है ना। अच्छा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी ले लो, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना, 4। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? आ रहा है समझ में कैसे कर रहे हैं हम, है ना? कितना आएगा, 13.6 डिवाइड बाय 4 माइनस 13.6, है ना? आया समझ में? आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रोवोल्ट में। ठीक है, ये एनर्जी क्या हुई है, अच्छा ये एनर्जी तो नेगेटिव आया है ना, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है। पॉजिटिव होता तो क्या होता, एब्सॉर्ब, ऑब्वियसली बात है ना। प्रोसेस कैसी, एक्सोथर्मिक है ना। कितना आया, 13.6 डिवाइड बाय 4 माइनस 13.6, आप सॉल्व कर लेना, करेंगे, ठीक है कर लेना। ओके ओके, यानी कि ये एनर्जी ट्रांजिशन चेंज आया है। अब एक मिनट ना, पहले थोड़ा रफ कर लेते हैं हम। आप स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे, नहीं निकाले तो फिर से पीछे चले जाना। ओके, ये आया है 13.6 डिवाइड बाय 4 माइनस 13.6, आंसर इन इलेक्ट्रोवोल्ट, ये समथिंग आंसर आएगा। ओके, इतने एनर्जी का फोटोन क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, क्योंकि ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी ट्रांजिशन करते वक्त रिलीज हुई है ना। ओके, हुआ क्लियर? ये जो फोटोन आएगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, इसके पॉजिटिव फॉर्म में होगी। ठीक है, ये एक मिनट, उसकी एनर्जी होगी इतनी, उस फोटोन की एनर्जी होगी इतनी। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ये एनर्जी ट्रांजिशन करते वक्त लूज हुई है, इसलिए ये आ रही है नेगेटिव में, पर हमें तो फोटोन की एनर्जी चाहिए ना। फोटोन की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव में होगी, ये तो ट्रांजिशन के वजह से एनर्जी लूज हुई है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसलिए आंसर नेगेटिव आया है। पर कभी देखा है -2 जूल एनर्जी, नहीं होती ना। वो माइनस क्यों लगता है,
वो माइनस लगता है क्योंकि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज की होती है। ओके, हुआ क्लियर? ठीक है, यानी कि आपका फोटोन कौन सी एनर्जी का हुआ? 13.6 माइनस 13.6 डिवाइड बाय 4। ओके, यही फोटोन E is equals to 12400 लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूं मैं, है ना। आंसर इलेक्ट्रोवोल्ट में कंपेयर कर लेना, वहां से वेवलेंथ आएगी, वो वेवलेंथ होगी एंगस्ट्रॉम में, और वही वेवलेंथ क्या है? हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। आया समझ में कैसे किया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट निकालो, पॉज करके सॉल्व करो। अभी के लिए बाय बाय।